2022 के आसपास का वक्त चल रहा था, मतलब अभी से जस्ट 2 साल पहले की बात है। मैं एसएससी एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने लखनऊ से प्रयागराज जा रहा था और शाम के 8:30 के आसपास मेरी ट्रेन थी। और मैं जैसे ही लखनऊ मेट्रो से स्टेशन पे उतरा, लखनऊ ट्रेन पकड़ने के लिए, मुझे पता चला कि लेवल 6 का फाइनल रिजल्ट आ गया है एनटीपीसी का। और एक सीट थी गुवाहाटी जोन में, कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 की, और उसमें मेरा रैंक था 1 था, मतलब जो इस रैंक IQ है उसमें मेरा रैंक 1 शो कर रहा था। और जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपको पता होगा, मतलब जिनके स्कोर अच्छे खासे आ रहे होते हैं, वो रैंक IQ वो जरूर चेक करते थे। तो मुझे फिक्स था, मतलब मैं 2 से 3 महीने तक पूरा का पूरा सबने बोल रहा था कि रैंक मेरा 1 ही, और लास्ट डेट जिस टाइम पे रिजल्ट आया उस टाइम पे मेरा रैंक 1 ही शो कर रहा था। तो मेरा फिक्स था कि सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने रोल नंबर ढूंढा, एक ही बंदा था, लेकिन उसमें मेरा रोल नंबर वो नहीं था। मैं 20 बार सर्च किया, जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी एस्पिरेंट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, एक बार नहीं वो 5 बार अपना रोल नंबर चेक करते हैं। और जब नहीं पता चलता है ना कि भाई मेरा इसमें रोल नंबर नहीं है, वाकई में अपने आप को सेटिस्फाई करने में कि वाकई मेरा रोल नंबर नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया होगा, आपने अपना 100% दिया होता है, पूरा ब्रह्मांड ना आपके दिमाग में उस 1 सेकंड में घूम जाता है और लगता है कि ऐसा क्या हुआ। मतलब वो शॉकिंग जो टाइम होता है ना, वो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है, जो कि 3 से 4 साल से या फिर 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है और उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रखी है। मतलब सब कुछ शून्य हो गया था। और मैं कटअप देखा तो कटअप था 88.33 और मेरे जो मार्क्स थे वो थे 87.33। मतलब मैं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत नहीं भी किया होता ना, छोड़ दिया होता, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया होता। मतलब उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ मेरे माइंड में चल रही थी, आप समझ सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा। मतलब मैं 3 महीने से सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मेरा जो आई का पावर है वो था -4.5, और उसमें जो आई का पावर चाहिए था वो चाहिए था -4, मतलब 0.5 मेरा पावर अधिक था और मुझे 0.5 को बिल्कुल कम करना था। उसके लिए मैं सुबह में जाके जॉगिंग करता था, जो घास होती है हरी वाली, शीत उस पर पड़ती थी तो ओस पड़ती थी, उस पर जाके मैं सुबह टहला करता था 1-1 घंटे तक, आधे घंटे तक। मैंने मोबाइल चलाना बिल्कुल बंद कर दिया था, गाजर खाता था, आंवला खाता था, चुकंदर खाता था, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती है आँख को सही करने के लिए वो सब कुछ करता था। वो जो आई वाली एक्सरसाइज होती है इस तरह से करके, वो सब कुछ करता था सुबह जाके। मतलब खाना पीना भी बहुत बेहतरीन कर दिया था, सब कुछ किया, लेकिन मतलब पता चला कि मेरा 1 नंबर का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं ट्रेन पकड़ा किसी तरीके से। ट्रेन पकड़ने के बाद मैं ट्रेन के गेट पे खड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे टिकट्स वगैरह नहीं होते थे, इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम लोग टिकट लेके जाएं या फिर स्लीपर से जाएं या फिर जनरल का भी टिकट लें। ये तो सही बात है, उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था। तो गेट पे खड़े होकर मैं जा रहा था, और बस फर्स्ट टाइम था जिस टाइम पे मैं एग्ज़ाम नहीं निकलने की वजह से रोया था। लिटरली मैं गेट पे खड़े होकर रो रहा था, और मैं क्या बताऊँ, मन कर रहा था बस वहाँ से कूद जाऊँ। और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा दुखी था, बस यही सोचा था 10 नंबर से नहीं हुआ होता ना, 8 नंबर से नहीं होता, मैं बहुत खुश होता। मुझे कोई बात नहीं था, चलो यार इतना तो बहुत पीछे हूँ, अभी आगे में बहुत लोग थे। 1 नंबर से नहीं होना, और मेरे आसपास कोई था भी नहीं, मतलब क्या बताऊँ, इतना सैडेस्ट पार्ट। तो एक स्टूडेंट जो होता है ना, उसके लाइफ में इतना ज़्यादा सैड पार्ट होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं खुद इतने टाइम पढ़ाई किया हूँ, और जितने भी एसएससी के स्टूडेंट जो कि एसएससी सीजीएल में जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ में बहुत सारे मेरे फ्रेंड है जिनका सिलेक्शन नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कमेंट करते हैं, भाई मैं 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं तो टूट चुका हूँ, वो हो चुका हूँ। इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा, अभी से कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है, किन किन बातों पे ध्यान देना है, कैसे कैसे फेज़ आते हैं कि एस्पिरेंट के लाइफ में, और उनको कैसे डील करना है, फैमिली का प्रेशर कैसा होता है, इकोनॉमिकली कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब एक एस्पिरेंट ना वो हर चीज़ फेस करता है जो दुनिया का हर एक पार्टिकुलर इंसान फेस करता है इन 4 से 5 सालों में। देखो यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, फिर कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। जैसे कि रील्स वगैरह में होता है जो 2 दिन का मोटिवेशन होता है ना, कि फ्लेक्स कर रहे होते हैं आई कार्ड लगा के या फिर वर्दी पहन के वाटी पर, वो सारी चीज़ें क्षणिक होती है। और अभी मैं सारे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए ना, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइक कि उन्हीं चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि मतलब तुरंत ही ऐसा हो जाता है कि भाई मैं जॉब पा जाऊँगा, कल ही मैं ऐसा कर दूंगा। इतनी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, आपको पेपर एनालिसिस करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको ट्रेंड समझना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, इतना भी आसान नहीं होता है। देखो मैं ये 99% लोगों की बात कर रहा हूँ, वो 1% जो अलग हैं जो कि एक बार में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को वही लोग देख रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम मैक्सिमम नहीं निकला होगा। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ करनी है ना, वो इन सारी चीज़ों से जो कि आपको हवाबाजी दिखाती है उसको थोड़ा सा दूर करो, रियलिटी में आओ कि एग्ज़ाम निकालना कैसे है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, अगर आपको लगता है कि आप एसएससी सीजीएल के लिए परफेक्ट हो, आपने 90% कोर्स एसएससी सीजीएल का कंप्लीट कर रखा है, तो सिर्फ इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की तरफ मत जाओ। देखो लास्ट टाइम पे जब आप 3 से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका अच्छा खासा टाइम खोटा हो चुका है ना, उस टाइम पे लगता है कि मैं ये एग्ज़ाम में तो 1 लाख स्टेट में वैकेंसी आ गई, चलो इसको फिल कर देता हूँ, ये हो सकता है ये निकल जाए, सीजीएल तो नहीं निकला है। ऐसा मत करो, ये गलती मत करो।
आप जिस टाइप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसका सिलेबस सेम टू सेम एग्जैक्टली हूबहू है, सिर्फ उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली गलती ये मत करना कि 20 एग्ज़ाम की फॉर्म की फिलअप करना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जिसमें भी आपको पेपर थोड़ा एनालिसिस करो 2-3 एग्ज़ाम की, जिसमें लगता है कि आप उसको कर सकते हो, आपका 90% कोर्स वगैरह कंप्लीट है उस एग्ज़ाम को पर्टिकुलर लेके, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो, उस एग्ज़ाम में आप दिल लगा पा रहे हो, तो ही आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। पहली चीज़ ये ना। जो दूसरी चीज़ है ना, वो है एग्ज़ाम का एनालिसिस। देखो, मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि उतनी पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम और ट्रेंड का एनालिसिस अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे मैंने एक पोस्ट डाला था कि एग्ज़ाम का जो, जब मैं एग्ज़ाम दे के आया ना, आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे मेरा भले ही नहीं हुआ, 142 मार्क्स ही आए, ठीक है, क्योंकि मैं तो 1.5 साल से नहीं पढ़ा था। 1.5 साल में बहुत सारा प्रैक्टिस खराब हो गया था। मैथमेटिक्स में 24 सही हुए थे, रीजनिंग में 7 to 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, और जीके और इंग्लिश तो इतने दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वोकैब वगैरह भूल जाएगा, ग्रामर पोर्शन में बेकार हो जाएगा और कंप्रीहेंशन भी थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो ये रीज़न था, मतलब गलती मेरी थी, सीधी सीधी बात। लेकिन पेपर का जो लेवल था ना, वो उतना टफ नहीं था। और वो टफ नहीं का मतलब क्या, जो स्टूडेंट पहली बार दे रहे हैं उनके लिए टफ होगा। वही स्टूडेंट बोलेंगे यार भाई यार कैसी बात कर रहे हो, पेपर तो इतना भी आसान नहीं, तुम तो बहुत ऊँची ऊँची बातें कर रहे हो। देखो, पेपर आसान का मतलब है कि जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है 2 से 3 सालों में, उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया गया है। मतलब कि जो स्टूडेंट 3 से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता होगा कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो मैंने जो 1.5 साल पहले पढ़ा था, वही चीज़ इस बार भी आया। इसी वजह से मेरे 24 मार्क्स आ गए मैथमेटिक्स में, मतलब 24 क्वेश्चन बन गए मैथमेटिक्स में। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम का एक पैटर्न चलता है, और एसएससी का तो एक तगड़ा वाला पैटर्न चलता है। आपको इस ट्रेंड को पकड़ना है कि भाई मैं जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। और हर बार ट्रेंड में 10 या 20% का चेंजेस होता है। वो 10-20% चेंज एग्जामिनर किस चीज़ में कर रहा है, तो इन चीज़ को थोड़ा पकड़ो। अपना 30 से 40% दो चीज़ों को एनालिसिस करने में। पेपर को लोग नहीं करते हैं, जैसे ही मॉक देंगे, मॉक खराब होता है, बस स्टार्ट कर देते हैं, भाई मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर से वही चीज़, मतलब जो पिछले साल किया सेम टू सेम वही करेंगे। वही रफ लेके टीचर को लेके बैठ जाएंगे, देखेंगे 50 क्वेश्चन, फिर भी ईयर सॉल्व करेंगे, हो गया। नहीं भाई, थोड़ा ट्रेंड को एनालिसिस करो, और ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद सेम टाइप के क्वेश्चन पढ़ो। मैं आपको अपनी एक वीक पॉइंट बताऊँ, अगर मुझे आप एसएससी या फिर रेलवे क्वेश्चन हटा के कुछ और दोगे ना, तो मैं हो सकता है कि ना कर पाऊँ, हो सकता है ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने उसी ट्रेंड पे अच्छे से काम किया है। आपको कोई पीएचडी या फिर कुछ ऐसा स्कॉलरशिप या कोई मेडल तो नहीं पाना है ना मैथमेटिक्स में, आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। पहला प्रेफरेंस आपका यही है, तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। इसीलिए सबसे पहले ट्रेंड का एनालिसिस, और जिस एग्ज़ाम के भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दिल से सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ये करके देखना आपका जो, और कैसे ट्रेंड का एनालिसिस करना है वो मैं आपको किसी फ्यूचर वीडियो में बता दूंगा। ये चीज़ करो ना। जो सेकंड चीज़ है, सबसे जो कॉमन चीज़ है किसी भी एस्पिरेंट में, हमारे जो साथ के जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और फैमिली का प्रेशर। देखो, मेरे भी फैमिली का प्रेशर बहुत था। देखो, मैं हर चीज़ को थोड़ा एग्जांपल देता हूँ अपना, तो थोड़ा आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। मेरे भी घर से, मतलब घर पे आपको क्या बताऊँ, मेरा घर पे जो बाइक था वो आज से 16 साल पहले की बाइक थी। वो भी वो वाली जिसमें गियर नहीं होता है, टीवीएस की आती है ना सामान रख के। उसकी मैक्सिमम स्पीड 30-35 तक जाती थी। बहुत ही स्लो रास्ता है तो 40 तक जाती थी। ब्रेकर आता था तो पैर से उसको ढकेलना पड़ता था। गांव में 2 साल बाद में गया, क्योंकि गांव न जाने का 2 रीज़न था। एक तो गांव वाले पूछते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब एग्ज़ाम निकला कि नहीं निकला, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब जब जाओ लोग पूछें क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब कितनी शर्म वाली बात है कि भाई तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। ये जो वर्ड है ना, तैयारी कर रहा हूँ, ये इतना कॉमन, इतना बेकार लगने लगा था कि मैं 2 साल तक घर नहीं गया। मैं सोचा जब तक मैं एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना, मैं घर ही नहीं जाऊँगा। और घर जाने के बाद फिर उसी गाड़ी से जब घर जाते थे पापा के साथ, तो आंखें जैसे मन करता था कि बंद करके जाऊँ। मतलब बहुत ही, मेरे बगल से लड़के बुलेट लेके निकल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब अपने पिताजी के पैसे से। बस मैं यही सोचता था भाई मैं जिस दिन जॉब पाऊँगा ना, उसके बाद ही यहाँ पे आऊँगा। मतलब 1.5-2 साल तक मैं घर नहीं गया था। और मतलब इतना ये सब प्रेशर होता है, एक स्टूडेंट के दिमाग में जितना प्रेशर होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो अब वो कहीं नहीं मिलेगा। तो बस मैं यही सोचता था जिस दिन जॉब मिलेगा सारा तुरंत गाड़ी खरीदूंगा, पापा को दूंगा, अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा, सबसे पहला काम यही करूंगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली की और हम लोग की जो ये सब प्रॉब्लम होती है ना, वाकई में जेन्युइन होती है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सोच के मैं पढ़ाई करता था। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स है, इवन दो कि मेरे पापा के पास तो कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं थी, अपना प्राइवेट वगैरह काम करते थे, तो पैसे की प्रॉब्लम थी। महीने का फिक्स अमाउंट आता था, मतलब कि इतना ही अमाउंट है, उसी में अपना काम चलाता था किसी तरीके से। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता था। कपड़े की बात कर लो, कुछ हर चीज़ की बात कर लो, ये हर एक स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो ये एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, और साथ ही साथ जो आपका मेंटल प्रॉब्लम होगा, जो आपकी फैमिली या फिर बाकी लोग देंगे, इन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। लेकिन एक बात दिमाग में याद रखना, बस सिर्फ एक बात, इन सारी चीज़ों के बस एक आंसर है, जिस दिन जॉब लग जाएगी
सब कुछ सही हो जाएगा। बस ये दिमाग में रख के पढ़ना, वाकई में टेंशन दूर हो जाएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो बोलते मतलब ये सोचते थे, मैं भी कई बार सोचा कि मैं चाय की दुकान खोल लूँ, मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि इकोनॉमिकल इतनी प्रॉब्लम चल रही है यार, मैं कब कब अपने सपने पूरे करूँगा वाटी पर। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में एक बार आया कि नहीं, मेरे पास टूटा हुआ लैपटॉप था, आपको लिटरली बताऊँ, टूटा हुआ लैपटॉप था, वो यहाँ से जहाँ मोड़ते हैं ना, ये क्रैक हो गया था, मैं उसको दीवार पर चिपका के तब टाइपिंग करता था, मॉक देता था। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होती है। ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई स्पेशल नहीं है। और ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये आपके लिए थोड़ी कर रहा हूँ, किसी पे एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहा हूँ। तो समझ रहे हो, कोई भी एक्सक्यूज़ मत दो, बस ये बोलो अपने मन से, जिस दिन जॉब लग जाएगी एवरीथिंग विल बी फाइन, बस। और ये चीज़ आपको अंत तक मोटिवेट रखेगा। और ये कभी मत सोचना कि मैं छोटा मोटा कोई कुछ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ कर लेता हूँ, एक प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ। अगर आपने अपना 80% 90% दे रखा है अब तक, तो बस थोड़ा सा जगह अगर बाकी रह गया है, आगे बढ़ने का प्रयास करो। और जैसे मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको पेपर एनालिसिस करना है, व्हाट एवर चीज़ें करनी हो, उस पर ध्यान दो। और फ्लैक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, किस तरीके की चीज़ होती है। गवर्नमेंट जॉब सारी समथिंग एक ही होती है। अगर आप ग्रुप ए की जॉब छोड़ दो तो सारी क्लर्कियल जॉब एक ही होती है। एसएससी सीजीएल में भी सारी क्लर्कियल जॉब ही होती हैं, और एनटीपीसी में भी सारी क्लर्कियल जॉब ही होती हैं। तो फ्लैक्स वाली जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा दूर रहो, रियलिटी में जियो। जॉब लगने के बाद घर की प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम, फ्रेंड्स की प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम, सब कुछ 6 महीने में सेटल हो जाती है। लाइफ बहुत सुकून से कटता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। मैं घर वालों को भी बोलता था, पापा को, पेशेंस रखिए, हो जाएगा। और अभी भी घर वाले बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि भाई वाकई में तुमने जो बोला था तुमने किया, और ये आप भी करोगे। तो ये हो गई सेकंड चीज़। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे, चीज़ों को करना कैसे। देखो यार, जब अभी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हमारे साथ होता क्या है एक्चुअली, हमें लगता है जब आप पढ़ोगे ना, जब भी आप मॉक एनालिसिस करोगे, वाटी पर जो भी चीज़ें करोगे, तो वो तुरंत इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। पढ़ना वो अलग चीज़ है, पढ़ के समझना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना एग्ज़ाम में, वो एक अनदर नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और वो तभी हो पाती है जब आपके स्किल में कोई चीज़ आ जाए। मतलब समझ लो, मतलब आपने कितना भी पढ़ लिया, आपने पूरा पूरा मैथ का 200 क्लास कर लिया, 10,000 क्लास कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम में वो नहीं आएगा, वो लग ही नहीं पाएगा, वो कितना भी आसान आएगा नहीं लग पाएगा। लेकिन आपने जो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके स्किल में जो बैठ चुका है, वो लग जाएगा। मेरा मतलब ये है कि एग्ज़ाम में वही चीज़ हो पाती है जिसको आपने अपने स्किल में बैठा लिया है। मतलब कि आपको पढ़ना ऐसे है कि सब कुछ आपके दिमाग में पूरा स्टोर हो जाए, हमेशा के लिए बैठ जाए। अब इसको करना कैसे है, देखो यार, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, और वॉट जीके की बात करते हैं। जीके ऐसा चीज़ है जिसको आपको डेली बेसिस पे आधे 1 घंटे पढ़ते रहना है, लूसेंट से, और पीवाईक्यू करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, सबको पता है। लेकिन करता कोई नहीं है। सबको पता है लूसेंट से 60-70% क्वेश्चन आधे आसान वाले, और जो टफ वाले होते हैं वो पिनेकल वगैरह कोई बुक ले लो, या फिर वॉट एवर जो भी पीवाईक्यू है उसमें से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। लोग कहेंगे नहीं यार, मैं टीचर के पास जाता हूँ, मैं वॉट एवर जो भी करता हूँ, ठीक है, बट दिल से बताओ, आपने क्या लूसेंट को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है? इतनी पतली सी तो बुक है। एक पूरी ज़िंदगी की जॉब पाने के लिए, महीने की 50-60 हज़ार रुपये सैलरी पाने के लिए इतनी मोटी सी एक बुक नहीं पढ़ोगे? और पीवाईक्यू नहीं करोगे 2-3 साल की? इतनी तो कर सकते हो। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जीके को पढ़ो, और आने वाले जब तक भी एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक जीके को डेली बस 1 घंटा दो। ईमानदारी से 1 घंटा डेली दो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में रहो, 1 घंटे डेली जीके को दो। थोड़ा सा लूसेंट पढ़ लो 2-3 पन्ने, और 10-20 क्वेश्चन पिनेकल के पढ़ लो, बस इतना ही ना। फिर जीके के लिए बस ऐसे ही करते जाओ। अब मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। देखो, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके पीछे मैं एग्जाम्पल खुद का भी दे रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैंने फेस किया है। मेरा इंग्लिश इतना ज़्यादा वर्स्ट था, इतना ज़्यादा वर्स्ट था कि माइनस में नंबर आ जाए, मतलब प्लस में 2 नंबर आ जाए, तो भी मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। शाम को, या फिर सुबह, या फिर ठंडी हो, या फिर गर्मी हो, जो अपने यूपी में लू चलती है ना, उस लू में शाम को 5 बजे भी लू चलती है थोड़ी थोड़ी, उस टाइम पे मैं छत पे जाके वोकैब रटता था, और गाली दे के रटता था, साला मैं पढ़ूंगा, मुझे 50 तो वोकैब याद ही करने हैं, कैसे कुछ भी हो जाए मुझे 50 वोकैब याद ही करने हैं। तो ये होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं। देखो, इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ बेसिकली, तो इंग्लिश के लिए वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वोकैब 3000-4000 याद कर लिए, ब्लैक बुक वगैरह जो भी पीवाईक्यू है, तो वो आपका एक बेस बना देगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देगा कि भाई मुझे वोकैब याद हो चुका है, मतलब मैं 100 में से 30-40% मेरी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, मुझे आगे का थोड़ा मेहनत करना है। मतलब वो आपको पुश करेगा। ये जो वोकैब है ना, अगर ये आपके प्रिपेयर होगा तो आपको पुश करेगा बाकी चीज़ों पढ़ने के लिए इंग्लिश में। और मैं लखनऊ में रहता था, तो इंग्लिश इतना वीक था कि मैं उसको पढ़ने के लिए किस टीचर के पास नहीं गया, लेकिन मुझे वर्ब भी नहीं समझ में आता था। दोस्त कहते देख भाई इसमें V2 लगा हुआ है, V2 क्या होता है बे, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने जयदीप सर से, उस टाइम पे लाइव क्लास चलती थी, मैंने उनसे पढ़ा था। पैसे वैसे थोड़ा सा 3-4 हज़ार रुपये दे के, कुछ महीने का तो फीस भी नहीं दिया था। तो मतलब उनसे मुझे चीज़ समझ में आई। मतलब इंग्लिश में मैंने बहुत मेहनत किया, और मैं बाकी चीज़ें छोड़ दिया।
मतलब इंग्लिश को मैंने पढ़ा 1 से 1.5 महीने 2 महीने, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। तो मैंने ये चीज़ यहाँ से सीखा कि भाई अगर जो भी चीज़ में आप कमज़ोर हो उसको अपने स्किल में डालने के लिए उसी को पढ़ो 1 1.5 महीने। और टाइम तो अभी आपके पास पर्याप्त है एसएससी सीजीएल प्री होने के लिए, या फिर अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन करो, हालांकि ये तो वीडियो मैं एसएससी सीजीएल वालों के लिए बना रहा हूँ, तो पर्याप्त टाइम है। अगर आप किसी भी चीज़ में वीक हो तो उसको ही 1.5 2 महीने दो, उसको अपने जहन में बसा लो, मतलब उस सब्जेक्ट से, उस सेक्शन से आप प्यार कर लो। सीधी सी बात यह है, इतना दिन लगाओ उसको ना, 1.5 महीने जिसके साथ रहोगे उससे आपको प्यार हो ही जाएगा। तो आप 1.5 महीने 2 महीने तक जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसको ही पकड़े रहो, उससे प्यार हो जाए जब तक, तब तक ना उसको छोड़ो, देखना वो आपको आ जाएगा। तो ये चीज़ करना। मैथ्स में अगर आप वीक हो तो 1.5 महीने तक मैथ्स पढ़ो, जीके को तो बस चलने दो, 1 घंटे चलने दो, मैथमेटिक्स को 1.5 महीने तक चलाओ पूरा का पूरा, जब तक खत्म ना हो जाए, जबकि आपके जहन में ना आ जाए, जब से उससे मोहब्बत ना हो जाए, तब तक आप पढ़ो उस चीज़ को। ऐसे ही इंग्लिश को करो 1.5 महीने, और ऐसे ही करो आप रीजनिंग को। रीजनिंग में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, 1.5 महीने इनको दो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और करना, जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 महीने आपने मैथमेटिक्स को दिया, उसके बाद जब आप 1.5 महीना अगला इंग्लिश को दोगे तो मैथमेटिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना बेस में। मतलब 1 घंटा आप उधर जीके पढ़ रहे हो तो 1 1.5 घंटा आप पीवाईक्यू मैथमेटिक्स के लगाते रहना, सो दैट कि आपको भूले ना और मोहब्बत बनी रहे। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहली चीज़, पेपर एनालिसिस करना, चीज़ों को समझना कि किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ें आती है, मुझे वही पढ़ना है। उससे अलग एक भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर पाता हूँ अलग टाइप का क्वेश्चन, मैं डर जाता हूँ, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन तो हो रहा है ना। ये चीज़ ध्यान दो। दूसरी चीज़, एक टाइप की एग्जाम की प्रिपरेशन करो, 10 चीज़ की चीज़ों की पीछे मत भागो। और मतलब ये तो एक ही चीज़ थी, ये चीज़ें एक साथ मैंने बताई। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या फिर घर का प्रेशर है, उसको साइड रखो, वो सब 1 सेकंड में जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। ये मोटिवेशन बस रख लो, ये बस दिमाग में बस लो, जिस दिन हुआ सब खत्म। मेरे पापा खुद परेशान रहते, कहते थे यार मैं सैड हो रहा हूँ, मैं मतलब अजीब सा फील कर रहा हूँ, पता नहीं कब सिलेक्शन होगा। कभी कभी घर वाले बोल देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये नॉर्मल है। मैं सुनता था लेकिन कहता था अंदर से कि भाई बस जिस दिन हो जाएगा। और अच्छा लगेगा ना यार बताने में, जब लोग संतुष्ट हैं तो मज़ा ही नहीं आता है। जब सामने वाला आपसे असंतुष्ट है, परेशान है, तो उसको अचानक से सरप्राइज़ दो कि भाई सिलेक्शन हो गया है, तो वो मज़ा आता है। तो इस मज़े के लिए पढ़ो। तो ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो जाएगी, पढ़ाई सब कुछ सही कर देती है। थर्ड चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको स्किल में लाना है चीज़ों को, तो आपको उस चीज़ से मोहब्बत करनी पड़ेगी, उस सब्जेक्ट से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करो। और हाँ, एक चीज़ और कि मॉक वगैरह देने के बाद उसका एनालिसिस करके उस चैप्टर को छोड़ मत दो। अगर आप मॉक दिया आपने, चलो यार आपको मेंसुरेशन का वॉट एवर क्वेश्चन है तो उसको पढ़ा आपने, उसी क्वेश्चन को लाया, छोड़ मत दो। वो क्वेश्चन नहीं आया मतलब वो आपके स्किल के अंदर नहीं है। उसको स्किल के अंदर लाने के लिए उस चैप्टर के 200 500 1000 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, सो दैट कि वो आपके स्किल के अंदर आ जाए, और जब भी उस क्वेश्चन को देखो एग्जाम में आप उसको उड़ा दो। तो ये चीज़ करना है। तो ये सारी की सारी बातें थी। आई थिंक कि आपको बातें समझ में आएंगी। कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। मैंने अपने लाइफ को थोड़ा रिलेट करके चीज़ों को बताया, और बहुत कुछ है मेरे इन प्रिपरेशन जर्नी में जो मैं आपको शेयर करूंगा। और मैं ऐसे सीजीएल की क्यों नहीं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके पीछे का अगर मैं शॉर्ट में रीज़न बताऊँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने जॉब से, अपनी सैलरी से, अपनी लोकेशन से, अपने ऑफिस के माहौल से और अपनी लाइफ से, वही बात जो भी, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अपना लाइफ और वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसके बारे में डिटेल वीडियो कभी मैं बताऊँगा, सो दैट कि आपको भी थोड़ा पता चले कि लाइफ में इंपॉर्टेंस किस चीज़ की रखना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं है। हर एक एस्पिरेंट के साथ अपनी एक प्रॉब्लम होती है और वो उसको लेके जीता है। और ये जो एस्पिरेंट लाइफ होता है ना, आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, जॉब ज्वाइन करने के बाद आप उसको मिस करोगे, चाहे वो कितनी वर्ष हो, आप इसको मिस करोगे। और आपको लगेगा थोड़ा टाइम तो और एस्पिरेंट की तरह मुझे रहना चाहिए था, थोड़ा टाइम बाद और मुझे जॉब लगनी चाहिए थी। मतलब इस एस्पिरेंट लाइफ को खूब मेहनत करो, बट इसको जियो भी आप, क्योंकि इसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इतना लंबा टाइम मत लगा देना कि मतलब क्या बताऊँ कि आपको बुरा लगने लगे एस्पिरेंट लाइफ। तो बस यही बोल रहा हूँ मैं कि एस्पिरेंट लाइफ बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज़िंदगी का सिलिका सिखा देता है आपको। पूरा ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको बता देगा। लेकिन थोड़ा सा जल्दी जॉब पा जाओगे तो अच्छा है, बेहतर है। और बी मोटिवेटेड, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। और इन जितनी भी चीज़ें बताई मैंने आपको, उसको बस आप ध्यान देना, कंसिडर में करके आप चीज़ों को पढ़ना। और इस बार अच्छे से मेहनत कर दो, सिलेक्शन ले लो, और टेक केयर।